Now we will see result for the flat plate. Actually that result will be given by the Blasius, and Blasius is one of the PhD student of the Prandtl, Ludwig Prandtl, ठीक है ना। तो देखते हैं लैमिनार फ्लो के लिए, डोंट वरी इस पे अभी मत जाना, रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कस करूंगा तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। रेनॉल्ड्स नंबर अभी डिस्कस करना है हमें, तो मैंने कहा कि अभी इन चीज़ों पे डिस्कशन मत करना, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कशन करना बाकी है, ताकि थर्मल कन्वेक्शन में हम इन करेंगे तो वहाँ किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो इस तरीके से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने कहा लैमिनार की बात करें, टर्बुलेंट की बात करें तो रिजल्ट फॉर द फ्लैट प्लेट। और आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है जब गेट एग्जामिनेशन में दोनों के वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और आपका थर्मल बाउंड्री लेयर या फिर थर्मल कन्वेक्शन से रिलेटेड क्लब करके क्वेश्चन दे देता है। कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम में जब मैंने कहा कि दोनों इंटरलिंक है, दोनों एनालॉगस है, तब तो ऐसा करना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा लैमिनार के लिए जब आपका REX लेस देन 5 × 10⁵ होगा, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और टर्बुलेंट के लिए ये रेंज, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू तो समझ ही रहा होगा, BBL थिकनेस, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस या हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस। जनरली दैट वन इज एग्जैक्ट वैल्यू आपका 4.91x बाई रूट अंडर REX, या अप्रोक्सीमेटली जनरली समटाइम्स इसे क्या कह देते हैं, जनरली आप बुक में ये भी देखोगे 5x बाई रूट अंडर REX लिख दिया जाता है। तो दोनों में से कोई भी यूटिलाइज करो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आंसर दोनों से सही होगा, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं गलत करेगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। अगर इसे याद रख सको इट विल बी बेटर, नहीं याद रख सको 5x बाई रूट अंडर REX तो नेक्स्ट ऑप्शन है ही ना। इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, डेल्टा के बारे में, इस लैमिनार फ्लो के डेल्टा के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो डेल्टा के बारे में अगर डिस्कशन करें तो रेनॉल्ड्स नंबर, एक्चुअली देखिए रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर द टाइम बिंग फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, मैंने कहा कि बाद में देखेंगे। रो यू इन्फिनिटी, जनरली स्टूडेंट रो वी डी बाई म्यू याद रखते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, रो वी डी बाई म्यू नहीं होगा, रो यू इन्फिनिटी इंटू एक्स बाई म्यू, या फिर समटाइम्स यू इन्फिनिटी एक्स बाई, इसे तो आप जानते ही होंगे, म्यू बाई रो को क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहली बार अपीयर होता है आपके थर्मल कन्वेक्शन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी विद द हेल्प ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। मैंने कहा बहुत अपने आप में, ठीक है ना, हालांकि हम डिफाइन करते टाइम बहुत ही एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं कि इन फ्लूइड मैकेनिक्स म्यू बाई रो इज सिंपली फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड, दैट्स व्हाई म्यू बाई रो इज कॉल्ड एज द, for our convenience, sake of convenience, mu by rho is called as the kinematic viscosity। बट मैंने कहा कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, सिर्फ इसके वैल्यू को, लेकिन किसमें, आपके थर्मल कन्वेक्शन में ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। इसका अगला नाम है, दैट वन इज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, दैट वन इज कॉल्ड द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है ना। और इसका एक और नाम है, दैट वन इज कॉल्ड द विस्कस डिफ्यूजन एज वेल, ठीक है ना, इसे विस्कस डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने कहा कि अगर समय होगा तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझेंगे। पहले तो मेन सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे अदरवाइज, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स ऊपर दिख रहा है, और रेनॉल्ड्स नंबर में रो या म्यू, न्यू, ठीक है ना, दैट वन इज न्यू, यू इन्फिनिटी, सबके सब कांस्टेंट, वेरिएबल कौन सा है, यानी कि डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग लैमिनार फ्लो के लिए, ध्यान दीजिएगा, लैमिनार फ्लो के लिए डेल्टा का जो प्रोफाइल मिलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिलेगा। अब y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स लिखो या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स लिखो या y स्क्वायर, पैराबोलिक इन नेचर, बट y के रेस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आपका पैराबोला होता है, बट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बट y के रेस्पेक्ट में पैराबोला ही है,
तो इन द सेम वे ये भी आपका पैराबोलिक नेचर ही है। अब ये क्या है आखिर, ये किस चीज का प्रोफाइल शो कर रहा है? याद करिए, मैंने हाइपोथेटिकल लाइन के बारे में बताया था। हाइपोथेटिकल लाइन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, locus of the points where velocity of the fluid u is equal to 0.99 u infinity. That one is exactly the locus. ठीक है ना? तो देखिए x ये है आपका और डेल्टा ये है आपका, डेल्टा ये है आपका। तो x वैरी कर रहा है तो डेल्टा भी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो एक प्रोफाइल मिलेगा और ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है लैमिनार फ्लो के लिए पैराबोलिक नेचर होता है। लैमिनार फ्लो के लिए कैसा नेचर होता है, पैराबोलिक नेचर होता है। लैमिनार फ्लो के लिए पैराबोलिक नेचर होता है। जो हाइपोथेटिकल लाइन जो फ्लो को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, एक रोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो या फिर कह लो वीबीएल रीजन और दूसरा इरोटेशनल रीजन ऑफ फ्लो। तो ये आपका क्या होता है, दैट वन इज डेल्टा के अकॉर्डिंग पैराबोलिक इन नेचर। तो एक तो काम हो गया, एक काम हो गया। I'm going to erase it. Now the second one, CFX. CFX we know that, CFX को डील कर लें तो we know that यहां पे भी हमें क्या दिखेगा, REX है नीचे, ऊपर X नहीं है, ऊपर यहां पे X नहीं होगा। So don't worry, नीचे एक REX है, REX में आपका एक X है, यानी कि यहां पे क्या होगा, CFX इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और CFX का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉ नॉट बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। आप सोच सकते हो, जानते हैं लैमिनार फ्लो के लिए शियर स्ट्रेस, लैमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस डिक्रीज करता है, तो CFX भी क्या होगा, ये कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, यू इन्फिनिटी कांस्टेंट, अगर टॉ नॉट डिक्रीज किया तो CFX भी डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे रूट अंडर, यानी कि इनडायरेक्ट वे में क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट, अगर CFX इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर x है तो आपका टॉ नॉट भी क्या होगा, टॉ नॉट भी रूट अंडर। तो लैमिनार फ्लो के लिए ये जो भी डिस्कशन कर रहा हूं ना, दैट वन इज फॉर लैमिनार। ये मत सोच देना टर्बुलेंट के लिए डिस्कशन करूंगा मैं, फॉर लैमिनार। तो जो भी हमने वहां पे जो भी हमने एनालिसिस किया था, फिजिकल एनालिसिस किया था, वो सब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस आपका ट्रू हो रहा है, ठीक है। जो भी वहां पे एनालिसिस किया था, तो डेल्टा बढ़ रहा था, स्क्वायर रूट, ये बात अलग है कि ये पैराबोलिक नेचर का है, दैट वन इज पैराबोलिक नेचर फॉर द लैमिनार फ्लो, पैराबोलिक नेचर फॉर द लैमिनार फ्लो। ये आपका CFX इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वेरी कर रहा है, यानी कि ये अगर वेरी कर रहा है इनवर्सली, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो टॉ नॉट भी आपका, और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि एज वी मूव इन द लैमिनार फ्लो टॉ नॉट डिक्रीजेस, सीधी सी बात है। और आगे बढ़ते हैं, नाउ द CD तो मैंने कहा क्या है, 1/x CFX dx है। अच्छा देखिए यहां पे अगर देखें तो CFX की अगर बात करें हम, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो CFX की बात करें तो सर्टेन k बाई रूट अंडर x, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। अब k यहाँ पे कांस्टेंट है फॉर द टाइम बिंग, अपने कैलकुलेशन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी मत समझ लेना, ठीक है ना। फॉर द टाइम बिंग अपने कैलकुलेशन के लिए k इज टेकन टू बी कांस्टेंट। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आपको कंफ्यूजन है कि k कहीं थर्मल कंडक्टिविटी तो नहीं है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कांस्टेंट एज्यूम कर लेना, कुछ भी a b c d e f कुछ भी एज्यूम कर लेना एज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। बट यहाँ पे मैं k एज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन एग्जैक्टली, 1/x 0 से x, CFX क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x इंटू dx। k तो बाहर आ जाएगा, k आपका बाहर, इंटू 1/रूट अंडर x, यू नो वेरी वेल, टू रूट x, ठीक है। x और ये x कैंसिल आउट हुआ, k बाई रूट अंडर x, यानी कि क्या मिला आपको, फाइनली मिला 2 इंटू k बाई रूट अंडर x। अरे ये k बाई रूट अंडर x तो क्या है, ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिल गया हमें, कन्वीनियंस रिजल्ट मिल गया। k बाई रूट अंडर x क्या है, CFX है, ठीक है ना। और CD क्या है आपका, k बाई रूट अंडर x। कहीं इंटीग्रेशन में अगर आप फंस रहे होगे, कहीं इंटीग्रेशन में कि आखिर लिमिट 0 से x क्यों लिया है, तो याद करिएगा डिफिनीशन, द CD which is defined for a certain length taken from the leading edge, या फिर मैंने क्या कहा, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, CD is taken up to the particular location, taken up to that particular location, taken up to the
गिवन लोकेशन, जो भी कह सकते हो, टेकन अप टू द गिवन लोकेशन फ्रॉम द लीडिंग एज, पूरे लेंथ के लिए डिफाइन होगा जहां तक आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो CD क्या होगा, तो इसीलिए मैंने लीडिंग एज पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और सर्टेन x के लिए टेकन अप टू द गिवन पर्टिकुलर लोकेशन, टेकन अप टू द गिवन पर्टिकुलर लोकेशन, टेकन अप टू द गिवन लोकेशन, दैट वन इज 1/x, 0 से लेके उस x तक लिया एवरेज डिफाइन करने के लिए, k बाई रूट अंडर x, k बाई रूट अंडर x, दैट वन इज, तो ट्वाइस ऑफ CFX हो गया। CD क्या मिला आपको, लैमिनार फ्लो के लिए, ध्यान रखिए ये नहीं कि टर्बुलेंट के लिए भी ट्वाइस ऑफ CFX लगा देना, इसके लिए मैंने कहा डिस्कस करूंगा। ट्वाइस ऑफ CFX मिला, तो इस CFX में 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 8 2, ठीक है, 1.328, यही मिलेगा ना, 1.328, 1.328 बाई रूट अंडर REX। अब 1.328 को जनरली क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, तो 1.33 इज योर आंसर, 1.33 इज योर आंसर। ये तो लैमिनार के लिए हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो भी वहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि यहां पे स्पेस की कमी है थोड़ा, तो डेल्टा टर्बुलेंट के लिए, फॉर टर्बुलेंट एनालिसिस करते हैं। डेल्टा आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और REX में एक x है, x टू द पावर 1/5 हो जाएगा, x टू द पावर 1/5 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यहां कर रहा हूं मैं, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5। आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, I hope you can easily understand, x to the power 4/5, ठीक है। यानी कि यहां पे जो प्रोफाइल ग्रो करेगा फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, ये जो प्रोफाइल मैंने बताया था, ये प्रोफाइल जो ग्रो करेगा, ये जो प्रोफाइल ग्रो करेगा कुछ इस नेचर का होगा। ये जो प्रोफाइल ग्रो करेगा टर्बुलेंट फ्लो में, ऑलरेडी जो मैंने बताया था, ये प्रोफाइल जो ग्रो करेगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल लाइन वाला कुछ इस नेचर का होगा। ये पहली बात, ये फर्स्ट थिंग। और देखिए x बढ़ता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। CFX पे आते हैं, CFX इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x टू द पावर 1/5, ठीक है, x टू द पावर 1/5। एक बार टर्बुलेंट डेवलप हो गया, एक बार लैमिनार से टर्बुलेंट में जाओगे, CFX का वैल्यू बड़ा मिलेगा। ग्राफ भी बना दूंगा, डोंट वरी, अभी ग्राफ नहीं बनाऊंगा, जब थर्मल कन्वेक्शन में पढ़ेंगे तो एक जगह पर्टिकुलर ग्राफ बनाऊंगा दोनों के लिए। अब क्या दोनों आएगा, वी विल सी, क्या दोनों के लिए ग्राफ देखेंगे, वी विल सी। अभी सब कुछ बताना जरूरी नहीं है, इसका ग्राफ बता दूंगा कि किस तरीके से ग्राफ होता है। CFX एक बार टर्बुलेंट फ्लो डेवलप हो गया तो इस रेट से फिर घटना शुरू हो। लैमिनार से टर्बुलेंट में जाओगे बढ़ेगा, लेकिन एक बार टर्बुलेंट फ्लो घट गया, मेंटेन हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, CFX मिल गया तो CD भी देखते हैं। CD इज इक्वल टू 1/x 0 से x CFX इंटू DX। अगेन यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, CFX इज टेकन टू बी, अब दोनों को सेम मत समझ लेना, ये टर्बुलेंट के लिए K है और वो किसके लिए था, वो आपका K फॉर द टर्बुलेंट, यहां पे K फॉर द टर्बुलेंट लिख दे रहा हूं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। ये K फॉर द टर्बुलेंट है और वो आपका लैमिनार के लिए था। तो क्या होगा आपका CFX 1/x 0 से x, K टर्बुलेंट T से डिनोट कर रहा हूं, x टू द पावर 1/5 इंटू dx, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू K टर्बुलेंट बाहर निकल जाएगा, x भी बाहर निकल जाएगा, और इसका जो आएगा x टू द पावर 4/5। इंटीग्रेशन आप देख लो, इसका यही होने वाला है 5/4 इंटू x टू द पावर 4/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x, और ये कैंसिल आउट होगा तो अगेन 1 टू द पावर 5 बचेगा।
अच्छा यहाँ पे देखिए CD का वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग, ये यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से आ गया 5/4 इंटू के टर्बुलेंट बाई एक्स टू द पावर 1/5। और ये क्या है, ये टर्बुलेंट के लिए CFX है, ये टर्बुलेंट के लिए CFX है, ये टर्बुलेंट के लिए CFX है। तो जब इसका वैल्यू, अब इसमें क्या करोगे, यानी कि यहां पे क्या आ गया, लिख दे रहा हूं मैं 5/4 CFX। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5/4 से, तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख रहा हूं CD इज इक्वल टू 0.074 REX बाई दैट वन इज योर, याद रखिएगा टर्बुलेंट के लिए, याद रखिएगा फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना। हालांकि एक चीज इसमें और डिस्कस करूंगा, लेकिन थर्मल कन्वेक्शन में डिस्कस करूंगा, ठीक है, व्हेन विल मूव टू द थर्मल कन्वेक्शन, उसमें डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगेन मैंने कहा एनालॉगस है, तो ऑब्वियस थर्मल कन्वेक्शन में कुछ ऐसा चीज आने वाला है जो इसी तरीके से मूव करेगा, कुछ ऑलमोस्ट इसी तरीके से मूव करेगा। मैंने कहा एनालॉगस है, तो इसलिए वहीं पे डील करूंगा मैं। एंड दैट वन इज रिजल्ट फॉर द फ्लैट प्लेट। नाउ विल मूव टू द रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर को हम समझेंगे और रेनॉल्ड नंबर के बाद फिर फर्दर पाइप फ्लो के लिए मूव करेंगे। नाउ विल मूव टू द रेनॉल्ड्स नंबर। ये तो सब लोग जानते होंगे, डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। जो हमने CD और CFX पढ़ा है वो भी डायमेंशनलेस है, एक बार उसके यूनिट को रियलाइज करना, ठीक है ना। जो CD और CFX अभी हमने पढ़ा है वो भी आपका डायमेंशनलेस ही है, ठीक है। हालांकि उससे इससे कोई रिलेशन नहीं है, मत सोच लेना कि डायमेंशनलेस है तो इससे कोई रिलेशन है, बट फॉर योर कन्वीनियंस एक बार मैंने बता दिया कि CD और CFX भी आपका क्या है, डायमेंशनलेस ही है। तो रेनॉल्ड्स नंबर और क्या बताता है, इट प्रिडिक्ट्स अबाउट वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट, यानी कि कुल मिला के क्या बताता है, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बताता है कि ये किस तरीके का फ्लो है, ठीक है ना। टर्बुलेंट, अब ये मत सोचना लैमिनार टर्बुलेंट लिख रहा है तो यानी कि ट्रांजिशन ये नहीं बताएगा, अब ये मत सोच लेना, ट्रांजिशन भी ऑब्वियस बताएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा रेनॉल्ड नंबर अब डिफाइन कैसे किया जाता है, दैट वन इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, शायद सब जानते होंगे, ठीक है। इनर्शिया फोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनर्शिया फोर्स, इफ अ certain a body moving with a certain acceleration, ठीक है ना, और इसका मास certain m है, ठीक है ना, तो इसका इनर्शियल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, इनर्शियल इफेक्ट इज m into a, ठीक है ना। इफ जो जनरली लिखते हो आप, इफ जो न्यूटन सेकेंड लॉ अपने स्कूल लेवल पे लिखते थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इस तरीके से, ठीक है। तो और दोनों को मैच करके आप F इज इक्वल टू M में प्रूफ करते थे स्कूल लेवल पे, दैट्स अनदर मैटर। बट मैंने कहा सिंपली कि M बॉडी है, सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली द इनर्शियल इफेक्ट विल बी, ठीक है ना। एकदम से इसे रोकने आओ तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट वन इज M into A, इतना फोर्स तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा। अगर कहने का अर्थ ये कि इनर्शिया फोर्स वो है जब ऐसा फोर्स लगाएं, एक ऐसा फोर्स लगाएं जिसके कारण ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, ये है आपका इनर्शिया फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, ये है आपका इनर्शिया फोर्स। तो ये इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा, m into acceleration, m into acceleration, simple, that one is exactly called as the, ठीक है ना, that one is exactly called as the inertia force, m into acceleration, तो वही inertia force है ये, ठीक है ना। and viscous force, देखिए थोड़ा ध्यान से, viscous force की बात कर रहा हूं। viscous force कौन सा लोगे, ड्यू टू द प्रॉपर्टी, viscous force वो नहीं लोगे जो आपका क्या होगा, ड्यू टू द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, नहीं, वो नहीं, विस्कस फोर्स वो जो प्रॉपर्टी के कारण डेवलप हो रहा है, यानी कि म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई वाला, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई वाला, ड्यू टू प्रॉपर्टी, विस्कस फोर्स बोलेंगे हम, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि आपका अगर विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा, विस्कस फोर्स या विस्कस इफेक्ट डिक्रीज होगा, विस्कस इफेक्ट या विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका क्या होगा,
रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ना शुरू करेगा, डिनोमिनेटर में है, रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ना शुरू करेगा तो आप भी समझ सकते हो कि फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस फ्लो में स्टार्ट होगा अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा बहुत मैंने कहा कि जानते ही होंगे, रेनॉल्ड नंबर तो इतना फेमस नंबर है, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड विच वाज गिवन बाय द ऑसबॉर्न रेनॉल्ड। तो मैंने कहा कितना फेमस नंबर है कि एटलीस्ट स्टूडेंट इफ हम पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो, ना पढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में तो जानते हैं, सीधी सी बात है। तो रेनॉल्ड नंबर एंड दैट वन इज द विस्कस फोर्स डिक्रीज करेगा, रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, यानी कि लैमिनार टू टर्बुलेंट आपका मूवमेंट होगा। और इसका रीजन भी समझ चुके हैं कि वाई, कहीं ना कहीं फ्लो को कंट्रोल कौन करता है, विस्कस फोर्स डेवलप ड्यू टू द प्रॉपर्टी, वो कम होगा, टर्बुलेंट की तरफ मूव करेगा। और टर्बुलेंट एक बार डेवलप हो गया तो उसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के कारण एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल इफेक्ट आ जाएगा, व्हिच इज जनरली डिनोटेड बाय द ईटा इनटू du by dy, दैट वन इज सिंपली, इसके कारण फर्दर फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ जाएगा आपका। तो दैट वन इज द आरई, विस्कस इफेक्ट डिक्रीज करेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इससे रेनॉल्ड्स साहब ने डिफाइन कैसे किया, दैट वन इज डिफाइंड एज द रो V कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। पहली बार, दूसरी बार कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ हमने एनकाउंटर किया। एक आपका कहां पे, याद करिए, एक आपका बायोट नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ एनकाउंटर हुआ था और एक बार यहां पे एनकाउंटर हुआ, दैट वन इज रो VLC बाय न्यू, और समटाइम्स आल्सो रिटन एज द VLC बाय न्यू, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। That one is called as the kinematic viscosity, also called as the momentum diffusivity, also sometimes called as the viscous diffusion, which is also the property of the fluid। ऐसा नहीं मत सोच लेना कि कुछ अलग है, म्यू प्रॉपर्टी है, रो प्रॉपर्टी है, तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ही होगा। और इसका जो सेम एज द थर्मल डिफ्यूजिविटी, याद होगा थर्मल डिफ्यूजिविटी के टाइम ही मैंने बताया था, थर्मल डिफ्यूजिविटी के टाइम ही बताया था कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की तरह तीन टर्म एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी, दूसरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसे जनरली हम क्या डिफाइन करते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, और तीसरा मैंने बताया था मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। मास डिफ्यूजिविटी का भी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड, लेकिन मास डिफ्यूजिविटी हमें नहीं पढ़ना है, दैट वन इज द पार्ट ऑफ द मास ट्रांसफर। फॉर द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू मास ट्रांसफर हमें नहीं पढ़ना है, बट केमिकल वालों को मास ट्रांसफर पढ़ना पड़ता है, तो उन्हें तीनों डिफ्यूजिविटी पढ़ना पड़ता है। ये देखिए, अब एक वैसे बता रहा हूं, सिविल वालों को सिर्फ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर पढ़ना होता है और उनको सिर्फ क्या पढ़ना होता है, काइनेमेटिक मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, वो भी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का सिग्निफिकेंस उन्हें नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस की कोई जरूरत नहीं होती उन्हें। मैकेनिकल वालों को दो चैप्टर पढ़ना होता है, दो चीजें पढ़नी होती हैं, व्हाट, दैट वन इज द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एंड द थर्मल बाउंड्री लेयर। हालांकि अगर मैकेनिकल वाले चाहें तो वो मास ट्रांसफर भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एनालॉगस होता है, तो आप मास ट्रांसफर भी पढ़ सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कई यूनिवर्सिटी हैं जहां पे मास ट्रांसफर भी आपका सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, बीटेक के सिलेबस में, लेकिन ऐसे कई यूनिवर्सिटी हैं जहां पे मास ट्रांसफर मैकेनिकल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं भी होता है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैकेनिकल वाले मास ट्रांसफर भी पढ़ सकते हैं, बट इन जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मल बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, उन्हें पढ़ना होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी और ये मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। साथ ही साथ दोनों का सिग्निफिकेंस भी पढ़ना होता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का भी सिग्निफिकेंस और थर्मल डिफ्यूजिविटी का भी सिग्निफिकेंस। जो केमिकल वाले होते हैं उन्हें एक और बाउंड्री, हीट ट्रांसफर तो पढ़ना ही होता है, एक और बाउंड्री लेयर पढ़ना होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। हालांकि अपने इस पूरे लाइफ में, इस पूरे ड्यूरिंग द जब से पढ़ा रहा हूं मैंने एक्चुअली 2 बार सिर्फ मास ट्रांसफर पढ़ाया है, उसके बाद वो भी इनिशियल फेज में 2 बार मास ट्रांसफर पढ़ाया है, उसके बाद आज तक मास ट्रांसफर मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो दैट वन इज कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर पढ़ना होता है, देन आफ्टर उन्हें एक और टर्म पढ़ना है, मास डिफ्यूजिविटी का सिग्निफिकेंस भी पढ़ना होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द मास डिफ्यूजिविटी। तो अगर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का सिग्निफिकेंस जान गए तो मास डिफ्यूजिविटी का सिग्निफिकेंस, दैट वन इज, मैंने कहा ना, मास ट्रांसफर इज क्वाइट एनालॉगस, बहुत ही एनालॉगस होता है। तो चलिए, खैर बात की बात है, तो मैंने कहा कि न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम
आगे बढ़ते हैं, इस एलसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी तक बायोट नंबर में एलसी के बारे में नहीं बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे एलसी बताऊंगा मैं। ठीक है, और जब नस्ल नंबर आऊंगा ना, जब नस्ल नंबर पे आऊंगा, नस्ल नंबर में भी एलसी यूटिलाइज होता है एक्चुअली, तो नस्ल नंबर के साथ में बायोट नंबर का एलसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे एक ही एलसी के बारे में डिस्कशन हो जाए, वही अपने आप में क्या होता है, बहुत टिपिकल होता है एलसी को डिफाइन करना। ठीक है, तो पहले एक एलसी को डिफाइन कर लूं, नस्ल नंबर के साथ आएंगे। मैंने बताया था दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, नस्ल नंबर एंड बायोट नंबर का, तो वहां बायोट नंबर वाले एलसी को डिफाइन कर लेंगे क्या है एक्चुअली। ठीक है, एलसी इज इक्वल टू it is generally it is defined as नाम ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ। LC is called as a characteristics length, यानी किसी ना किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स इस LC पे डिफाइन कर आपका इस LC पे डिपेंड करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज ज्योमेट्रिक पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर on which the characteristics of flow completely कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ नाम ही है, तो किसी ना किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड कर रहा होगा। इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इट इज द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे रेड कलर से करूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनॉल्ड्स नंबर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो। ठीक है, तो जितने भी डायमेंशनलेस नंबर हैं जनरली सब में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ डिफाइन करते हैं, और जैसा डायमेंशन, जिस चीज के लिए डायमेंशनलेस नंबर दिया जाता है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए दिया जाता है, जैसा नस्ल नंबर बताऊंगा तो नस्ल नंबर आएगा, बायोट नंबर हीट ट्रांसफर के लिए किया था मैंने, तो आप समझ रहे होगे कि कहीं ना कहीं एलसी एक ऐसा ज्योमेट्रिक पैरामीटर है जिस पे हीट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, तो जिस डायमेंशनलेस नंबर बहुत सारे होते हैं, जिस डायमेंशनलेस नंबर जिस फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ पे डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियस, दैट वन इज ऑब्वियस, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, वो एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ये समझा जाता है। रेनॉल्ड्स साहब ने बहुत इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किए थे, तब जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसके लिए क्या बता पाए थे, वो एलसी का वैल्यू बता पाए थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के लिए, इनर फ्लो के लिए कुछ और, आउटर फ्लो के लिए कुछ और, प्लेट के लिए कुछ और, सबके लिए डिफरेंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो सबके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए ज्योमेट्रिकल पैरामीटर अलग अलग हो सकता है उसके लिए। तो बहुत सारे इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया था, और तब जाके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हाँ इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो के लिए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, एलसी इट इज ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो कंप्लीटली डिपेंड्स। ठीक है ना, कंप्लीटली डिपेंड्स। अब आइए सबसे पहला लेते हैं हम लोग फ्लैट प्लेट। तो मैंने कहा जिसके लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आपका डायमेंशन, जिस कॉन्सेप्ट के फिजिकल कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में डायमेंशनलेस नंबर आपका डिफाइन किया गया है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी उस कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ पे डिपेंड होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होगा। तो मैंने कहा कि जब बायोट नंबर, तो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि हीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं किस पे आपके एलसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे नस्ल नंबर में। फ्लैट प्लेट के लिए देखते हैं सबसे पहले। अब फ्लैट प्लेट में मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो, जैसे जैसे प्लेट पे आगे बढ़ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। हर पॉइंट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, ठीक है ना, हर एक डिफरेंट पॉइंट पे ऑलरेडी
पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं कि हाँ भाई ये सही है कहीं ना कहीं। और मैंने बताया भी x इज इक्वल टू 0 से फ्लो के डायरेक्शन में ही x लेते हैं, अपने पूरे कैलकुलेशन में फ्लो के डायरेक्शन में ही x लेते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जिस पे फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो डिपेंड करे। तो यहाँ पे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स किस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? b, विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, विड्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे? अलोंग द फ्लो डायरेक्शन जो लेंथ है उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस कारण से हम फ्लैट प्लेट के लिए क्या लेंगे? यहाँ पे v क्या लेंगे? u इंफिनिटी लेते हैं, और LC क्या लेते हैं? ऑलवेज टेकन अलोंग द, ऑलवेज टेकन along the flow direction। ठीक है, समटाइम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज क्या देता है, ठीक है ना, लैंग्वेज क्या देता है सुन लीजिएगा। कहता है कि the length of the plate is 2 meter and the width of the plate is 1 meter and the flow of the fluid is along the width। आदत तो क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर में L पुट करने की आदत है, लेंथ पुट करने का आदत है। लेंथ पुट करोगे वहीं पे सारा का सारा न्यूमेरिकल, वहीं से जहां से न्यूमेरिकल में रेनॉल्ड्स नंबर पुट किया वहीं से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत। कंफ्यूज करने के लिए ये लैंग्वेज देता है, कहता है कि आपका L इज इक्वल टू 2 मीटर, B इज इक्वल टू 1 मीटर और फ्लो आपका विड्थ के डायरेक्शन। देखिए LC हमेशा फ्लो के डायरेक्शन में लेना है, लेंथ कुछ भी हो, विड्थ कुछ भी हो, जिसके अलोंग आपका फ्लो डायरेक्शन है वही इटसेल्फ LC है, काम खत्म। ये नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ कह रहा हूं मैं तो हमेशा लेंथ ही क्या होगा आपका? लेंथ ही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। LC ऑलवेज टेकन अलोंग द फ्लो डायरेक्शन, जिसके कारण रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा? REX, एक पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर x पे, दैट वन इज रो u इंफिनिटी इनटू x बाय म्यू। अब इसका रेंज जो होता है अपने कैलकुलेशन के लिए जो रेंज लेंगे, इफ REX इज लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, अगर REX लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है तो क्या होगा आपका? That one is laminar, that one is universally accepted। यूनिवर्सली का मतलब ब्रह्मांड में मत सोच लेना, ब्रह्मांड में इस धरती पे एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब लैमिनार। that one is if REX is greater than 5 into 10 to the power 5, तो that one is accepted as the turbulent। and critical क्या होगा? रेनॉल्ड्स नंबर क्रिटिकल, रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर, जहां पे लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो उसे क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो इस क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर से क्या मिलने वाला है? u इंफिनिटी इंटू x बाय न्यू। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। u इंफिनिटी x बाय न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्या मिलने वाला है इससे? इससे x क्रिटिकल मिलने वाला है कि वो x बताइए, x क्रिटिकल वो x बताइए जिससे लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो, जिससे लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्जन हो वो x बताइए। दैट वन इज द u इंफिनिटी इनटू x क्रिटिकल, और यहां से आप x क्रिटिकल का वैल्यू निकाल लोगे। यू कैन इजिली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द x क्रिटिकल। आप कहोगे कि सर ट्रांजिशन रीजन हमने पढ़ा और ट्रांजिशन रीजन तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आप कह रहे हो लैमिनार से टर्बुलेंट, ट्रांजिशन रीजन गया कहाँ? तो एक्चुअली ट्रांजिशन रीजन इतना मैंने कहा कि इजी नहीं है। ट्रांजिशन रीजन स्टार्ट हो जाता है आपका दैट व्हेन इज लैमिनार REX इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 10 टू द पावर 5 से almost equal to the 10 to the power 5, so only is 1 into 10 to the power 5 ट्रांजिशन रीजन स्टार्ट हो जाता है। और ये रहता कहाँ है? REX ऑलमोस्ट 3 into 10 to the power 6, that one is 1 into 10 to the power 5 and 3 into 10 to the power 6. now you can realize this one is exactly the transition reason। 10 to the power 5 से लेके 3 into, तो आप कहोगे कि ये क्या? तो साइंटिस्टों ने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ पोर्शन टर्बुलेंट की तरफ बिहेव, उस ट्रांजिशन रीजन में कुछ पोर्शन पे तो टर्बुलेंट की तरफ बिहेवियर हो रहा है और कुछ पोर्शन पे क्या हो रहा है आपका?
कुछ पोर्शन पे आपका लैमिनार की तरह बिहेवियर हो रहा है, तो साइंटिस्टों ने यूनिवर्सली इसे एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 × 10⁵ से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और एनालिटिकल रिजल्ट आ रहा है कहीं ना कहीं लैमिनार की तरह आ रहा है, और REX से 5 × 10⁵ पे जो आपका हो रहा है कहीं ना कहीं टर्बुलेंट की तरह बिहेवियर हो रहा है, और आपका जस्टिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन जो हो रहा है टर्बुलेंट की तरह आपका हो रहा है, इसलिए इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। हालांकि ट्रांजिशन रीजन एक्चुअली 10⁵, 1 × 10⁵ टू 3 × 10⁶ तक आपके फ्लैट प्लेट पे एग्जिस्टेंस होता है, 3 × 10⁶ तक एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसा कई बार हो सकता है, ध्यान दीजिए, ऐसा कई बार हो सकता है। अच्छा चलो बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी यहाँ पे बताना बेटर नहीं होगा, इसलिए कि बहुत सारी चीजें एक साथ बताने पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इतना ही अभी समझिए। दैट वन इज रेनॉल्ड्स नंबर फ्लैट प्लेट के लिए, लेकिन आपका पाइप भी पढ़ना है। ठीक है, पाइप के साथ डक्ट फ्लो, जब थर्मल कन्वेक्शन में आएंगे तो डक्ट फ्लो भी पढ़ना है, तो उन सब के लिए हमें एलसी डिफाइन करना होगा। ठीक है, समटाइम्स आपके क्वेश्चन में, हालांकि कंपटीशन में तो अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम वगैरह में एनुलर स्पेस, एनुलर स्पेस का मतलब दो कंसेंट्रिक पाइप के बीच में फ्लो। ठीक है, दो कंसेंट्रिक पाइप के बीच में फ्लो। ठीक है, एनुलर स्पेस के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर पूछ देता है, तो वो भी हमें देखना है, डोंट वरी, सारी चीजें देखना है। तो दैट वन इज फॉर द फ्लैट प्लेट। नाउ आई मूव फॉर द पाइप, नाउ आई मूव द पाइप, डोंट वरी। पाइप में जो बता रहा हूं आगे डिस्कशन पाइप के लिए करूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, V जो लेते हैं U एवरेज लेते हैं, यहाँ पे V U इंफिनिटी, मैंने कहा कि डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखना, जब पाइप पढ़ेंगे, पाइप फ्लो पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे U एवरेज हम क्यों लेते हैं। और LC डायमीटर ऑफ द पाइप, आप ये सोचोगे कि सर LC तो हमने कहा ज्योमेट्रिक पैरामीटर है जिसपे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड कर रहा है, और आप यहां ले रहे हैं डायमीटर ऑफ द पाइप। डायमीटर ऑफ द पाइप, व्हाट इज दैट मीनिंग? डायमीटर, आप देखना कि जब हम पाइप फ्लो पढ़ेंगे तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डायमीटर पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा, पाइप के लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, पाइप के लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी नहीं होगी, वी विल सी, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने कहा रेनॉल्ड्स नंबर इज सिंपली रो यू एवरेज डी बाय म्यू, रो यू एवरेज डी बाय म्यू, या सिंपली क्या लिख सकते हो, यू एवरेज। अब देखिए यू एवरेज को समटाइम्स मैं सिंपली वी भी कह सकता हूं, बार बार यू एवरेज लिखना टिपिकल टास्क हो जाएगा, अभी समझाने के लिए तो समझा दे रहा हूं। ठीक है, बट यू एवरेज को समटाइम्स मैं सिंपली वी भी लिख सकता हूं, समटाइम्स यू एवरेज भी लिख सकता हूं, समटाइम्स यू एवरेज क्या लिख सकता हूं मैं, वी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, दैट वन इज यू एवरेज इनटू डी बाय न्यू। तो क्या लिख सकते हैं, इसका रेंज जो होता है आपका, इसका रेंज जो होता है दैट वन इज लेस देन इक्वल टू, इसके लिए तो पाइप के लिए तो जनरली सारे स्टूडेंट जानते हैं 2000 से कम होगा तो आपका लैमिनार होगा, और 4000 से ग्रेटर होगा तो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। दैट वन इज, और इन दोनों के बीच होगा तो ऑब्वियस ट्रांजिशन होगा, इन दोनों के बीच होगा तो ट्रांजिशन होगा। ठीक है, चलिए अब कोई कंफ्यूज मत होना कि इसमें सर हम कुछ पोर्शन ट्रांजिशन का लैमिनार में नहीं ले सकते हैं और कुछ पोर्शन नहीं ले सकते हैं, तभी ये किया जा रहा है, ऑब्वियस। नहीं तो यहाँ पे भी साइंटिस्टों ने कुछ ना कुछ जरूर कहा होता कि यहाँ पे भी ले सकते हैं कुछ पोर्शन लैमिनार में, कुछ पोर्शन लैमिनार में नहीं, लेकिन ऐसा है तो ऐसा ही हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दैट वन इज लेस देन 2000 तो लैमिनार होगा, ग्रेटर और इन दोनों के बीच होगा तो ट्रांजिशन फ्लो। एक रीजन और बताऊंगा कि व्हाट हैपन एक्चुअली, यहां लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा है, यहां लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपका, यहां लेंथ के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो, यहां डायमीटर के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चेंज कर रहा है। तो मैं डिस्कस थोड़ा सा कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जब मैं पाइप फ्लो पे आऊंगा तो डिस्कस कर दूंगा। 2000 लैमिनार, 4000 टर्बुलेंट। डक्ट फ्लो की बात करते हैं, डक्ट इसी में कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं।
डक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डक्ट? और पाइप, पाइप कहने से मतलब ही, पाइप कहने से एकदम दिमाग में सीधे बैठता है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। पाइप का मतलब होता है, पाइप का मतलब ही होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और डक्ट का मतलब क्या होता है, वो भी इंटरनल फ्लो है लेकिन अदर देन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ट्रायंगुलर डक्ट होता है, हो सकता है आपका रेक्टेंगुलर डक्ट हो सकता है, किसी तरीके का डक्ट अदर देन सर्कुलर। हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है, बट नॉट द सर्कुलर टाइप। ठीक है, व्हाट हैपन एक्चुअली, तो एक यहां पे छोटा सा क्वेश्चन आता है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, मतलब क्या माने ये भी इंटरनल ही होता है लेकिन अदर देन द सर्कुलर पाइप। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डक्ट कहां यूटिलाइज करते हैं और पाइप कहां यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो जनरली स्टूडेंट क्या कह देते हैं सीधे सीधे कि ये एसी वगैरह के लिए यूटिलाइज किया जाता है और ये लिक्विड वगैरह के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अरे भैया मेरे, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका लॉजिकल आंसर पूछा जाता है, एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि एसी के लिए यही क्यों यूटिलाइज किया जाता है और लिक्विड के लिए ये क्यों यूटिलाइज किया जाता है जनरली। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो ये है कि डक्ट इज ऑलवेज यूटिलाइज फॉर द लो प्रेशर फ्लो। ध्यान से सुनिएगा, it is always utilized for the low pressure flow and the pipe is always utilized for the large pressure high pressure flow। ठीक है ना, अब ये मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि देखिए, you know very well there will be the notches or you can say there will be the corner points, there will be the corner points होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर अगर मैं दे दूं, यहाँ पे हाई प्रेशर फ्लो अगर दे दूं मैं, व्हाट हैपन एक्चुअली, इस कॉर्नर पॉइंट्स पे प्रेशर हाई है और एरिया कम है। ठीक है ना, तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अगर बहुत कम है तो उस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट पे क्या जनरेट होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट होगा। थोड़ा बहुत तो नाम सुना ही होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। ठीक है, मैंने कहा हाई प्रेशर दे दिया मैंने और कॉर्नर पॉइंट्स पे आपका एरिया कम है, एरिया कम, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट होगा और स्ट्रेस कंसंट्रेशन जनरेट होने के कारण देयर मे बी चांसेस ऑफ द फेल्योर ऑफ द डक्ट फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट्स। देयर मे बी चांसेस ऑफ द फेल्योर ऑफ द डक्ट फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट्स। लेकिन ये सिंपली जब पाइप देखोगे कहीं पे भी जॉइंट वगैरह नहीं होता है, कहीं पे भी जॉइंट नहीं होता है, इसमें सिंपल सर्कुलर होता है। ठीक है ना, और इसमें हाई प्रेशर जब फ्लो करोगे तो एक यूनिफॉर्म, सब जगह एक यूनिफॉर्म प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसके कारण फेल्योर के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, फेल्योर के चांसेस आपके। तो एक चीज और, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो कि सिलेंडर जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है। ऑब्वियस, क्यों सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है? सिलिंड्रिकल शेप का इसलिए होता है जनरली कि आपका, अभी मैंने सिलेंडर, आप सोच सकते हो एलपीजी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, अगर उसे रेक्टेंगुलर बना दें, अगर उस एलपीजी सिलेंडर को रेक्टेंगुलर बना दें तो आप भी समझ सकते हो कि आए दिन क्या सुनने को मिलेगा। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि एक बार सिलेंडर बना दिया तो वो कुछ दिनों तक वो सिलेंडर चलता है। रेक्टेंगल में तो शुरू में बनाया तो हो सकता है शुरू में ही ब्लास्ट कर जाए तो बात की तो बात दूर है। ठीक है ना, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर नहीं बनाया जाता, सिलिंड्रिकल शेप का बनाया जाता है। कार्बन इज आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि जनरली लो प्रेशर फ्लो के लिए तो एसी वगैरह के लिए आप देखे होंगे कि जनरली ये यूटिलाइज करते हैं, और लिक्विड ऑयल फ्लो वगैरह के लिए जनरली पाइप फ्लो यूटिलाइज करते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा तो लो प्रेशर फ्लो के लिए क्या पाइप नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट भी कुछ होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी कुछ होता है। ठीक है ना, जहां पे हमारा एक डक्ट से सिंपल सीट चारों तरफ से लगा दो, उस सीट से काम चल सकता है, तो इतना इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम कॉस्ट क्यों लगाएं, पाइप के मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट क्यों लगाएं? ठीक है ना, तो मैंने कहा लो प्रेशर फ्लो के लिए भी पाइप यूटिलाइज हो सकता है, बट जनरली नहीं करते हैं लो प्रेशर फ्लो के लिए, एसी वगैरह के लिए, क्योंकि लो प्रेशर वगैरह के लिए ये कॉस्टली हो जाता है। इकोनॉमिकली क्या होता है,
कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम नहीं यूटिलाइज करते। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। डक्ट इज जनरली यूटिलाइज फॉर द लो प्रेशर फ्लो एंड दैट वन इज यूटिलाइज फॉर द हाई प्रेशर फ्लो। तो डक्ट फ्लो में भी आपका V जो होता है इंटरनल फ्लो है, U एवरेज ही होता है, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, U एवरेज ही होता है। बट LC यहां पे डायमीटर ना होके उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक डायमीटर कहते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा, समटाइम्स हाइड्रोलिक डायमीटर सुना होगा, समटाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस सुना होगा, ठीक है, समटाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस सुना होगा। देखिए हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है, 4AC/P, 4AC/P, ठीक है ना, 4AC/P, दैट वन इज योर हाइड्रोलिक डायमीटर। और हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक रेडियस DH/4, गलती से भी DH/2 मत कर देना। हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है आपका DH/4 होता है, गलती से भी व्हाट, ठीक है, दैट वन इज एग्जैक्टली यानी कि AC/P, याद होगा चेजिस इक्वेशन में इसे यूटिलाइज करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसने भी पढ़ा होगा, दैट वन इज यूटिलाइज इन द चेजिस इक्वेशन, दैट वन इज यूटिलाइज इन द चेजिस इक्वेशन। लेकिन इसके LC के बारे में थोड़ा सा और मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा कि LC क्या है, क्योंकि जब एनुलर स्पेस के लिए देखेंगे तो LC थोड़ा काम आएगा। इसे चेजिस इक्वेशन में यूटिलाइज करते हैं, याद होगा आपको। क्या लिखेंगे, DH/4AC/P। नाउ एक्चुअली LC यहां जो हाइड्रोलिक डायमीटर डिफाइन करते हैं, दैट वन इज डिफाइंड एज द 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, ऐसा लिख लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। AC का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, P इज पेरीमीटर, ठीक है, वेटेड पेरीमीटर। इसके बारे में मैंने कहा कि थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसका मतलब हम समझेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो और वेटेड पेरीमीटर का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि एक डक्ट लिया मैंने, ठीक है ना। डक्ट क्या हो सकता है आपका, ऐसा है कि पूरा भरा नहीं हुआ है, डक्ट यहीं तक भरा हुआ है, यहीं तक आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड आपका यहीं है, यानी कि एक फ्री सरफेस मेंटेन हो गया। यानी कि इस तरीके से फ्री सरफेस के लिए मेंटेन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इसका मतलब फ्री सरफेस, यानी कि एक फ्री सरफेस मेंटेन हो गया इस डक्ट में। दैट कंप्लीट लेंथ विल बी टेकन टू बी, आपका ये ले लो B एंड दैट वन इज टेकन टू बी A, और ये कहां तक भरा हुआ है, दैट वन इज टेकन टू बी C, ठीक है ना। इस तरीके के फ्लो को क्या कहते हैं हम, ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। हालांकि हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जनरली ये बताना जरूरी है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और याद होगा चेजिस इक्वेशन में ये जो हाइड्रोलिक रेडियस यूटिलाइज करते हैं AC/P, चेजिस इक्वेशन आप अगर पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, चेजिस इक्वेशन इज जनरली यूटिलाइज्ड टू डिटरमिन द हेड लॉसेस फॉर द ओपन चैनल फ्लो। वहां पे लिखवाया जाता है, जब चेजिस इक्वेशन लिखवाया जाता है तो वहां पे लिखवाया जाता है कि जनरल चेजिस इक्वेशन यूटिलाइज फॉर द टू डिटरमिन द हेड लॉसेस फॉर ओपन चैनल फ्लो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर, ये आपका B है, ये कहां तक भरा हुआ C, और इसे कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में दो चीजें याद रखिएगा। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है आपका, ओपन चैनल फ्लो में तो एक तो फ्री सरफेस होता है, और दूसरा द फ्लो इज ड्यू टू द ग्रेविटी, फ्लो इज ड्यू टू द ग्रेविटी। जैसे
रिवर जितने भी आएंगे, कैनाल्स जितने भी आएंगे, सब के सब ओपन चैनल फ्लो आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, फ्री सरफेस मेंटेन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, द फ्लो ड्यू टू द ग्रेविटी। ये दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, फ्री सरफेस एज वेल एज फ्लो ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट वन इज कॉल्ड द ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो मैंने कहा LC इज द हाइड्रोलिक डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो बाय द वेटेड पेरीमीटर। अब क्या होगा आपका, इसके लिए जो DH हो जाएगा, दैट वन इज द DH इज इक्वल टू 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो A इंटू बी नहीं हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू बी नहीं हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो ओनली, यानी कि A इंटू C बाय द वेटेड पेरीमीटर, बाय द वेटेड पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना वेट कर रहा है डक्ट का कितना पेरीमीटर, अगर फुल होता, अगर पूरा यहां तक फुल होता तो कितना पेरीमीटर करता, A 2 इंटू A प्लस बी, पेरीमीटर इस डक्ट का क्या हो जाएगा, 2 इंटू A प्लस बी, 2 इंटू A प्लस बी। लेकिन अगर फुल होता तो लिखते हैं, लेकिन फुल नहीं है, तो कितना पेरीमीटर आपका वेट कर रहा है। सिंपली ये समझना है कि कितना पेरीमीटर इसका वेट हो रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, तो क्या होगा आपका A प्लस 2C, ऊपर वाला तो फ्री सरफेस है, ऊपर कहीं पे भी पेरीमीटर नहीं है, ठीक है ना, पेरीमीटर नहीं है। 4 इंटू A इंटू C बाई दैट वन इज इक्वल टू 4AC बाई A प्लस 2C, दैट वन इज योर DH, ये आपका DH हो जाएगा। इफ वहीं पे डक्ट क्या होता, डक्ट आपका फुल्ली फिल्ड विद द लिक्विड या गैस, जो भी कह लो, गैस का तो फ्री सरफेस वैसे भी मेंटेन नहीं होगा, तो अगर फुल्ली आपका फील्ड है, डक्ट फुल्ली फील्ड है, तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, दैट वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो A इंटू बी, इफ डक्ट इज फुल्ली फील्ड, और तो क्या हो जाएगा A इंटू बी, DH इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू बी, और पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू A प्लस बी, दिस वन इज द वेटेड पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर को वेट किए हुए है, तो ये हो जाएगा आपका DH का वैल्यू। और यहीं पे हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस का वैल्यू AC बाई A प्लस 2C, और यहाँ पे R दैट वन इज टेकन टू बी AB बाई 2 इंटू A प्लस बी, दैट वन इज योर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, दैट वन इज योर RH। बात ये आई, खैर हाइड्रोलिक रेडियस पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना अभी फिलहाल में, बिकॉज इट इज द, हमें अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, हमें बेसिकली हाइड्रोलिक डायमीटर पे ध्यान देना है। अगर 4AC बाई P एक सिंपली पाइप फ्लो के लिए, एक सिंपली पाइप, इवन एक चीज और बता दूं, इवन पाइप भी आपका क्या हो सकता है, आधे से आधे या जहां तक, ठीक है ना, 1.5 इंच तक क्या हो, पाइप भी 1.5 इंच तक भरा हो सकता है, दैट मींस आल्सो कम्स अंडर द, तो इतना ही दूर का पेरीमीटर पाइप के अंदर भी लेंगे, तो इतने दूर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो भी एंगल वगैरह दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी H वगैरह दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, इतने दूर का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इतने दूर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, इतना हमें टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके के सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका जनरली LC किस तरीके से, हाइड्रोलिक डायमीटर किस तरीके से डिफाइन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो वेटेड पेरीमीटर, इतना टिपिकली मत सोचने लगना कि ये कैसे फाइंड आउट होगा, H दिया रहेगा तो एंगल वगैरह के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, इतना भी कोई वो नहीं है। बट मैंने कहा दिस वन इज कॉल्ड एज द ओपन चैनल फ्लो। लेकिन अगर पाइप फ्लो, सिंपली अगर पाइप फ्लो कहा जा रहा है, यानी कि सिंपली डक्ट फ्लो कहा जा रहा है या पाइप फ्लो कहा जा रहा है, इसका मतलब डक्ट पूरा फिल्ड अप है। अगर सिंपली डक्ट फ्लो कहा जा रहा है तो यानी कि डक्ट पूरा फिल्ड अप है, और पाइप फ्लो कहा जा रहा है तो पाइप पूरा फिल्ड अप है। अगर पाइप फ्लो कहा जा रहा है तो पाइप पूरा फिल्ड अप है। तो वैसे पाइप फ्लो के लिए अगर 4AC बाई P देखे तो, वैसे पाइप के लिए 4AC बाई P देखे तो 4, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, यू नो वेरी वेल DH इज इक्वल टू बाई पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, पाई 4 4 डी, DH सिंपली क्या मिल गया, D के बराबर मिल गया। देखे
दैट्स व्हाई द DH इज डिफाइंड एज द 4AC बाई, दैट्स व्हाई द DH इज डिफाइंड एज द 4AC बाई P, यानी कि ये क्लियर हो गया। पाइप के लिए सिंपली DH इज इक्वल टू, और डक्ट फ्लो के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन ये कम्स अंडर द ओपन चैनल, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस इस चीज को मैं यहां पे डिफाइन करने के लिए कि DH इस तरीके से इन जनरलाइज डिफाइन होता है, ठीक है। ये आप एक पॉइंट वैसे बना लेना, रफ में बना लेना, ठीक है। इट विल बी बेटर रफ में, या फिर अलग से इसे पॉइंट नोट में ही करके लिख लेना, इट विल बी बेटर। ये पूरा का पूरा नोट में डक्ट फ्लो कहा जा रहा है तो पूरा फिल्ड अप है, पाइप फ्लो कहा जा रहा है तो पूरा फिल्ड अप है, और पूरा पेरीमीटर और पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे लाइक दिस वन, ठीक है। तो डक्ट फ्लो और पाइप फ्लो, डक्ट फ्लो के लिए तब आपका रेंज क्या हो जाएगा, डक्ट फ्लो के लिए रेंज हो जाएगा आपका वही V हो गया U एवरेज, और LC को डायमीटर की जगह हाइड्रोलिक डायमीटर से कन्वर्ट कर दिया तो आपका RE वही होगा, ठीक है। दैट वन इज द U एवरेज इंटू DH बाई न्यू, रेंज वही होगा। अगर लेस देन 2000 लैमिनार, ग्रेटर देन 4000, दैट वन इज टर्बुलेंट। याद रखिएगा, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। डक्ट फ्लो के लिए भी वही रेंज होगा। जब आपने V को एवरेज कर लिया और LC को भी इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोलिक डायमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, इक्विवेलेंट टू द पाइप बना दिया, तो रेंज आपका वही होगा इटसेल्फ, दैट 2000 एंड 4000 डक्ट फ्लो के लिए। मैंने कहा इस पोर्शन को आप नोट में कर लेना, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। बस जनरली LC का कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया, हाइड्रोलिक डायमीटर का डिफिनेशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, पेटेड पेरीमीटर, कुछ इस तरीके से दे दिया, तो फॉर द टाइम सेफ साइड में चलने के लिए मैंने ये बता दिया, सेफ साइड के लिए। दैट वन इज योर। नाउ आई मूव टू द व्हाट, एनुलर स्पेस, एक लास्ट, और एनुलर स्पेस के बाद काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने नहीं देखा है, बट स्टिल यूनिवर्सिटी लेवल पे कई क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं, और आपके बुक वगैरह में भी दिए रहते हैं कि एनुलर स्पेस के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ लिखना होता है। फ्लो इन एनुलर स्पेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनुलर स्पेस? मैंने कहा कि दो आपका पाइप लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर में याद ही होगा कि एक में हॉट जा रहा है, एक में कोल्ड जा रहा है, तो ये वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर से कर दे रहा हूं या रेड कलर से कर दे रहा हूं, इट विल बी बेटर। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एनुलर स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सपोज टू बी इसका इनर D1 या DI ले लो, इट विल बी बेटर, DI ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। और आउटर वाले का D0 ले लिया मैंने, आउटर वाले का D0 ले लिया। नाउ द LC इज अगेन हाइड्रोलिक डायमीटर। इनर है तो हाइड्रोलिक डायमीटर लेंगे, बस बात खत्म। इनर है तो हाइड्रोलिक डायमीटर लेंगे, बस बात खत्म। हाइड्रोलिक डायमीटर के बाद क्या लिखेंगे, 4 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो तो समझ ही रहोगे, π/4 D0 स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो है। वेटेड पेरीमीटर अब क्या होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां ब्लू कलर से समझाऊंगा मैं, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, अरे थोड़ा यहां से ध्यान देना कि ये भी पेरीमीटर वेटेड किए हुए हैं और ये भी पेरीमीटर वेटेड किए हुए हैं, तो इसका वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर इज सिंपली पाई इंटू D0 प्लस DI। अगर यहीं पे D0 0 हो जाए, सॉरी DI 0 हो जाए तो पाई D0 हो जाएगा, यहीं पे DI 0 हो जाए तो पाई D0 सिर्फ ऊपर वाले को क्या करेगा, वेट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों पैरामीटर वेट किए हुए हैं। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, पाई कैंसिल, 4 कैंसिल। अभी से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होना, समझ रहे होगे। एंड दैट वन इज सिंपली क्या बचेगा, D0 माइनस DI, दिस वन इज योर हाइड्रोलिक डायमीटर, this one is your D0 minus DI is your hydraulic diameter, और range is still 2000 and 4000, range is still 2000 and 4000, यही होगा। and this one is your what, this one is your Reynolds number। now I'll move to the pipe flow। pipe flow पे देखेंगे उसके VBL velocity boundary layer के phenomena को देखेंगे और
वेलोसिटी प्रोफाइल देखेंगे।